दोस्त, मैं हूं रितेश कुमार और मेरे छोटे से चैनल फिजिक्स कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स, स्नेल्स लॉ के थ्रू जो न्यूमेरिकल्स होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उसको देखेंगे। फिर लेंस के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज लेंस, लेंस के टाइप्स क्या है। ठीक है, इतना हम लोग आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो एकदम लगे रहो और अच्छे से बेसिक से ले करके अच्छे से जानकारी लो, कोई टेंशन होने वाली नहीं है। एकदम पूरा कापी किताब लेकर पढ़ो भाई। ठीक है, नंबर फर्स्ट, मान लो कि ये कोई मीडियम फर्स्ट है, ये कोई मीडियम सेकंड है। ठीक है, ये फर्स्ट मीडियम सेकंड हो गया। यहां से रे ऐसे आई, ये हो गया नॉर्मल। रे ऐसे जाना चाहती है बट ऐसे चली गई। इसका वैल्यू जो है हो गया हमारा 30 डिग्री और इसका वैल्यू जो हो गया हमारा 60 डिग्री हो गया। बात समझ में आ गई। फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, मतलब n बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बातें समझ में? ठीक है, निकालो। तो निकालो अच्छे से और इसका आंसर देख लेना, मैच कराना। मैं इसको कर रहा हूं और आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लगाएंगे। ओके, तो n इज इक्वल टू फार्मूला होता है साइन आई अपन साइन आई। तो n इज इक्वल टू साइन आई का वैल्यू कितना है? देखो, ये क्या है? इंसिडेंट रे, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। इधर से रे आ रही है, तो ये किसका वैल्यू हो गया भाई? आई का, और ये किसका वैल्यू हो गया भाई? आर का। ठीक है, तो साइन आई का वैल्यू कितना हो गया? 30 डिग्री, और साइन आर का वैल्यू कितना हो गया? 60 डिग्री। बातें समझ में आ गई? क्या लिख दे रहे हैं यहाँ? साइन 30, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 और इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2। कंफर्म है? बातें समझ में आ गई? तो साइन के जो वैल्यू होते हैं, अगर दिक्कत कर रहा है तो साइन के वैल्यू लिख लो। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, और साइन 60 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है, और साइन 44 का वैल्यू जो होता है 1/√2 होता है। ठीक ना? इतनी बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत? हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये क्या हो गया? 1/2 अपान इंटू का, ये वाला ऊपर चला जाएगा तो अपान का √3 हो जाएगा। ये कट गया, कट गया, आ गया 1/√3। आंसर कितना आ गया? 1/√3। ये हो गया हमारा आंसर। सही है? अच्छे से बना लो भाई। हो गया होगा। अब चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कितनी बातें समझ में आ गई? एक क्वेश्चन और बनाते हैं भाई। ये क्वेश्चन नंबर 2 आज के लेक्चर का। ये हो गया यहां से, ये हो गया हमारा नॉर्मल। रे ऐसे जाना चाहेगी लेकिन चली गई मान लो ऐसे। ठीक, बातें समझ में आ गई? इसमें जो इसका v1 है स्पीड, पहले फर्स्ट मीडियम में, और ये सेकेंड मीडियम है, तो फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी मान लो कितना है? मान लो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और इसमें हो जा रहा है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मान लीजिए। बातें समझ में आ गई? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। चलो भाई, ये निकालना है। बात समझ में आ गई? मतलब निकालना है 1 और 2। ये निकालना है 1 और 2।
तो फार्मूला क्या हो जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसका वेलोसिटी पहले होता है, जिसके रिस्पेक्ट में होगा उसका वेलोसिटी वैल्यू रख के निकाल, नो टेंशन। मैंने फार्मूला बता दिया, जल्दी करके वैल्यू बताओ, उसके बाद मिला लो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहाँ पे मिस्टेकिंग हो रहा है कहाँ पे मिस्टेकिंग नहीं हो रहा है, सब देखो। चलो अब V1 का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर 8 अपान ये इसका वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर 8। अब 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 8 खत्म हो गया। अब ये कितना आ जाएगा भाई, इसको लिख सकते हैं 2 अपान का 2.5, इसको लिख सकते हैं 10 से ऊपर नीचे मल्टीपल करके इतना लिख सकते हैं। अब इसको कट कर लो, कितना हो जाएगा 4, नीचे कितना हो गया 5, टाइम का वैल्यू कितना आ गया बोलो 4.5। सबका आया होगा पक्का, चलो बना लो। ओके हो गया। वीडियो पॉज करके अच्छे से भाई नोट्स कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक, अब एक क्वेश्चन और लगाते हैं। ये हमारा एयर है, क्या है ये मीडियम कौन सा है एयर, यहाँ पे जो है हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है सुंदर सा नॉर्मल हो गया। ये लाइट ऐसे जाना चाहिए, जाना चाहिए ऐसे ऐसे, ठीक, लेकिन चली जाएगी ऐसे क्योंकि एयर है नीचे ग्लास है, ठीक, बातें समझ आ गई। इसका वैल्यू दे दिया, इसका वैल्यू दे दिया 45 डिग्री और इसका वैल्यू दे दिया मान लो 30 डिग्री, ठीक है, रे ऐसे आ रही है, ओके। इसका निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निकालना है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, पहला ANG निकालना है, दूसरा GNA निकालना है, GNA दोनों निकालना है, वैल्यू सेम आनी चाहिए। चलो ट्राई कर लो एक बार अच्छे से, वीडियो रोक करके। कोशिश कर लो एक बार, चलो हो गया। अब हम आते हैं, देखो ध्यान से, ये एंगल दिया हुआ है, तो पहला चीज है ANG, ध्यान रखो ANG का मतलब होता है NG अपान का एंगल, ये जानते हैं हम लोग, इसके रिस्पेक्ट में है पहले एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसके रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में, इतना पता है। अब NG अपान का NA यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ये देखो हमारा किसका वैल्यू है I का, और ये किसका वैल्यू है भाई R का, इतना समझ में आ रही है, ये R का वैल्यू है और ये I का वैल्यू, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे आ रही है, तो इंसिडेंट रे आएगी, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो इंसिडेंट एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये किसका वैल्यू हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड है। इतनी चीजें हो गई। अब यहाँ भी क्या लिखेंगे भाई, कैसे पता चलेगा कि इसमें साइन आई इसमें होगा किसमें साइन आर होगा, ये पता होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। साइन आई अपान साइन आर किसके लिए होता है, जिस मीडियम से जिस मीडियम में जाएगी, इस मीडियम से इस मीडियम में आ रही है, बात ध्यान से सुनो, ये एयर से ग्लास में आ रही है, एयर से ग्लास में आ रही है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे एयर के रिस्पेक्ट में, जिससे आती है जिसमें जाती है, ये दोनों डिपेंड करता है, जिसमें जाएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें से आएगी उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, समझे। तो जहां से आएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकालना है, जिसमें जाएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तब साइन आई ऊपर होगा, मतलब बात समझे, मतलब जिस मीडियम से आएगी उस मीडियम का जो एंगल होगा
वो ऊपर होगा, जिसमें ये आए जिसमें जाएगी उसका एंगल वाला वो नीचे रिफ्लेक्टेड, मतलब सिंपल बात है, समझो ऐसा समझो। एयर से आ रही है, एयर से आ रही है, एयर में कितना डिग्री बन रहा है 45, किसमें जा रही है ग्लास में जा रही है, ग्लास में कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो ये क्या है आर का वैल्यू और ये क्या है आई का वैल्यू, इतना समझ में आ रहा है। तो अब लिखेंगे कैसे, साइन आई और साइन आर का वैल्यू लिखेंगे, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा इसमें से, इसमें लिखेंगे साइन आर कि साइन आई बाय साइन आर, कि इसमें लिखेंगे साइन आई बाय साइन आर, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो जिसमें से आती है रे, ठीक है, जिसमें से आएगी उसके रिस्पेक्ट में अगर निकाला जाए तब साइन आई ऊपर होगा। तो बताओ इसमें से किसके रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है, एयर से आ रही है तो एयर के रिस्पेक्ट में किसका निकाला जा रहा है, वाला वाले का निकाला जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ग्लास का। ठीक है, तो जिसमें से आएगी उसको छोड़ेंगे, जिसमें जाएगी उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब पूछेगा तब आई ऊपर रहेगा। समझ में आ गया। तो इसमें क्या लिख देंगे साइन आई अपान का साइन, ठीक है। तो ए एन जी इज इक्वल टू निकलेगा साइन आई का वैल्यू 45 अपान साइन आर का वैल्यू 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपान रूट 2 अपान का ये कितना हो जाएगा 1 अपान रूट, ये ऊपर ये इसमें, तो 1 अपान रूट 2 इंटू का 2 अपान 1, ये कट गया भाई, एक से बचेगा रूट 2। तो ए एन जी का वैल्यू कितना आ गया बोलो, ए एन जी का वैल्यू कितना आ गया रूट 2। बात सुन रहे, ए एन जी का वैल्यू कितना आ गया रूट 2। ठीक है, जिसमें जाएगी उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाला जाएगा, जिसमें जाएगी उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाला जाएगा, जिसमें रे जाएगी रिफ्लेक्टेड रे में, जब दूसरे मीडियम में जिस मीडियम से आ रही है जिस मीडियम में जाएगी, अगर उसमें उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है तब साइन आई ऊपर होगा, नहीं तो फिर रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा क्या निकालते हैं। अब निकालते हैं जी एन ए, तो जी एन ए निकालेंगे तो हो जाएगा, ए उल्टा कर दो इसका, एन जी को उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो जी एन ए निकालेंगे तो 1 अपान कितना हो जाएगा भाई 1 अपान रूट 2 हो जाएगा, खत्म। देखो यार जी एन ए निकाले हो तो उसका उल्टा आया, इसका मतलब इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो आर वाला ऊपर हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वहां वाला एंगल ऊपर हो जाता है। देखो ग्लास के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो ग्लास वाला एंगल आए ऊपर हो जाएगा, तब ये वाला करोगे उल्टा रेसिप्रोकल आएगा। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, चलो ये हो गया हमारा खत्म। ठीक है, वीडियो पॉज करके अच्छे से लगा लिया करो भाई, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्त। अब ये बता दिया हम जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा उस मीडियम में जो एंगल बना रहेगा वो वाला ऊपर रहेगा और उसके अपोजिट वाला नीचे रहेगा, मतलब समझ में आ गया। चलो ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4, अब ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये हो गया ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट मीडियम, ये हो गया हमारा सेकेंड मीडियम, बहुत ठीक है। ये हमारा फर्स्ट मीडियम, ये हो गया सेकेंड मीडियम, ये इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, और ये ऐसे जाना चाहती है लेकिन चली गई ऐसे। इसमें जो स्पीड दिया है ये दे दिया ग्लास, मान लो ये फर्स्ट मीडियम है, सेकेंड मीडियम है, ग्लास नहीं लेते हैं। इसमें मान लो इसमें जो वेलोसिटी है इसका v1 का वैल्यू दे दिया x मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी दे दिया v2 का y मीटर पर सेकेंड। बात को समझना, वेरिएबल्स में ले लिए हैं तो निकालना है आपको, इसको फर्स्ट मीडियम ऐसे लिखो, इसको सेकेंड मीडियम ऐसे लिखो, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे 1 and 2 बराबर क्वेश्चन मार्क, 2 and 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो आना जरूरी है, सही आना चाहिए, ये ध्यान रखना है, आना सही चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, आना ठीक चाहिए। बनाओ
क्वेश्चन बना लो, उसके बाद करते हैं। ठीक है दोस्त, चलो हो गया। आते हैं अब 1 and 2 निकालेंगे। अगर 1 and 2 निकालेंगे तो जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है उसका वेलोसिटी ऊपर होता है, जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है उसका वेलोसिटी ऊपर होता है। तो हो जाएगा v1 अपान का v2। कितना हो जाएगा v1 का वैल्यू? x अपान का y। ठीक, खत्म। अब इसका 2n1 निकालेंगे तो क्या होगा? किसका आया जी? सबका आया होगा, उम्मीद है सबका आया होगा, पक्का। 2n1 निकालेंगे तो 2 तो v2 अपान का v1 हो जाएगा। तो v2 कितना है? y अपान का x। खत्म। ये तो छोटी सी चीज मैं लेकर बताया हूँ, समझ में आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन कोई भी बनाइए, होना चाहिए एकदम अच्छे से, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे एक फार्मूला नोट मैंने बना के लिख लो कि 1 and 2 का जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी, एक मीडियम से, तो ये हो जाएगा साइन आई अपान का साइन आर इज इक्वल टू v1 अपान का v2। ये फार्मूला याद है, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू v1 अपान v2 हो जाएगा। ठीक है, गर्मी काफी है भाई, अच्छी गर्मी हो रही है एकदम, गर्मी का मौसम है तो गर्मी होगी। चलो ठीक है, थोड़ा टॉपिक देखते हैं, क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा ध्यान देते हैं इस पे। क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। और छोटे भी चीज में जानते हैं क्रिटिकल एंगल होता क्या है। ये जो क्रिटिकल एंगल होता है ये इंसिडेंट एंगल होता है, इंसिडेंट एंगल होता है। कौन सा एंगल? इंसिडेंट एंगल, ठीक है। सबसे बड़ी चीज, जो क्रिटिकल एंगल होगा वो इंसिडेंट एंगल का वैल्यू होता है। अब कब होता है वो देखना है, ठीक है। आई का वैल्यू ही क्रिटिकल एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल होता है कब? जब आर का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। बातें समझ में आ गई? आर का वैल्यू 90 डिग्री। अब सोचो ध्यान से कि आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल होगा जबकि आर का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री कब होगा? सिंपल बात है कि जब ये लाइट रे जाएगी तो ये मीडियम हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, तो बताओ ये ऐसे जाना चाहेगी बट ये 90 डिग्री नॉर्मल के साथ बनाना चाहिए ना, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा तो ये चीज यहां पहुंचेगा, यह चीज यहां पहुंचेगा तब आर बराबर 90 डिग्री होगा। मतलब ये वाला चीज इस पे आना चाहिए तब 90 डिग्री होगा, नॉर्मल के साथ बनेगा। बोलो भाई सही है ना? ठीक है। अब देखो ध्यान से, आर इज इक्वल टू 90 डिग्री कब होगा? ये रे बाहर, मतलब ये रे क्या नॉर्मल से आगे भागेगी। नॉर्मल से आगे किसमें होता है? जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है। बातें समझ में आई? हाँ। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट आएगी तो नॉर्मल से अवे जाएगी, तो नॉर्मल से अवे जाएगी तभी ये केस पॉसिबल है। अगर डेंसर मीडियम में आएगी, रेयर से डेंसर में आएगी तो ये तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। इसमें तो पॉसिबल नहीं है आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें तो है नहीं। लेकिन जब रेयर से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी तो नॉर्मल से आगे हो जाएगी। तो जैसे जैसे इंसिडेंट रे का एंगल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा। स्नेल्स लॉ ने बताया भी है, आई का वैल्यू धीरे धीरे बड़ा होगा तो आर का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि आर का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस केस में जो आई का वैल्यू होगा उसे बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, ठीक है। इंसिडेंट एंगल का वैल्यू क्रिटिकल एंगल कहलाएगा जब उस समय आर का वैल्यू 90 डिग्री हो। बातें समझ में आ गई? चलो ठीक है, इसका डेफिनेशन अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग, एकदम अच्छे डेफिनेशन लिख लेते हैं हम क्रिटिकल एंगल का। बातें समझ में आ गई होगी। आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल होता है कब? जब आर का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। डेफिनेशन इसका लिख लेते हैं हम लोग। डेफिनेशन
द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू अच्छे से लिखेंगे ना, हाँ अच्छे से मन बना के, द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल इन डेंसर मीडियम, in denser medium, when the angle of refraction, the angle of refraction is 90 डिग्री, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। बातें समझ में आई? इसका इमेज देख लेते हैं भाई, इसका इमेज अच्छे से देख लेते हैं। इसका इमेज बनेगा, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये जाना जाएगा ऐसे पर चला गया ऐसे, ठीक है ध्यान रखना। ये इसके साथ पूरा एंगल कितना बना लिया भाई, आर बराबर 90 डिग्री, ठीक ना। यहाँ पे आई हो गया, ये आई ही क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल, क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल। बोलो हाँ, बातें समझ में आ गई, ये क्रिटिकल एंगल, बातें समझ में आई। ये कैसे होगा भाई, सबसे पहले ये कैसे हुआ देख लो, ये इंसिडेंट आई, ये ऐसे जाना चाहिए, जब ये कौन सा मीडियम होगा, ये डेंसर मीडियम है जिसमें आई बना है, और ये जिसमें आर बनेगा वो रेयर मीडियम होगा ना, बोलो दोस्त। ओके, डेंसर मीडियम में जो एंगल बनता है वो इंसिडेंट एंगल होना चाहिए, रेयर मीडियम में जाएगा तभी आर बड़ा होगा। बात समझ में आई? तो देखो ये धीरे धीरे अब इसको और बढ़ाएंगे, अब देखो ये ऐसे बना, अब थोड़ा सा और बढ़ाएंगे ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, अब थोड़ा सा और बढ़ाएंगे ये इस पे आ जाएगा ना, ये इस पे आ जाएगा। तो उस केस में आई का जो वैल्यू बनेगा वही होगा क्या, क्रिटिकल एंगल। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो ठीक। जैसे जैसे आई का वैल्यू बढ़ाते जाओगे आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि आर का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, उस समय आई का जो वैल्यू होगा वो कहलाएगा क्रिटिकल एंगल। बताओ, बना लो इसको, ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, बोलो रिप्रेजेंट किससे करते हैं क्रिटिकल एंगल को, रिप्रेजेंट करते हैं इसको सी से, किससे भाई, सी से। सी बराबर आई बराबर ही सी होता है, कब, जब आर का वैल्यू 90 डिग्री, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी कहानी खत्म इसका, चलो ओके, ध्यान रखना क्रिटिकल एंगल। ठीक है, एक होता है फिनोमेना, अच्छे से जानेंगे इसके बारे में, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनना है इसके बारे में भाई, एकदम इजी हो जाएगा। टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन, बातें समझ में आ गई? ध्यान से सुनना, हमारा जो क्रिटिकल एंगल था वो कुछ ऐसे था, ऐसे था। यहां पे आर का वैल्यू हो गया, ये ऐसे जाना चाहिए, मान लो आर का वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक ना। इस केस को नहीं बनाते हैं, इसको समझो, ये आई का वैल्यू है और ये आर का वैल्यू हो गया, ठीक ना। अब रे कैसे जा रही है, रे कैसे जा रही है भाई, डेंसर से रेयर में, डेंसर से रेयर में जा रही है, ठीक है, डेंसर से रेयर में जा रही है। तो जब डेंसर से रेयर में जा रही है तो ध्यान रखना कि नॉर्मल से अवे रह जाएगी, नॉर्मल से अवे जाएगी। अब अगर आई का वैल्यू, सोचो ध्यान से, अगर आई का वैल्यू थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, अगर आई का वैल्यू थोड़ा सा मान लो और बढ़ा दिया जाए, ठीक है,
कंडीशन, तब क्या होगा, अभी इस वाले को तो जगह नहीं है इस मीडियम में जाने की, और ये चीज सेम मीडियम में फिर चली जाएगी। बस में बोलो भाई। अब देखो इंसिडेंट एंगल, इस समय आई बराबर सी है, इस समय आई बराबर सी है, ये क्रिटिकल एंगल के बराबर है जब आर का वैल्यू 90 डिग्री है। लेकिन जब क्रिटिकल एंगल के वैल्यू को और बढ़ा दिया जाए, जो वैल्यू क्रिटिकल एंगल है, इंसिडेंट एंगल जो है, उसको और बढ़ा दिया जाए, और थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, तो ये जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्टेड रे है, वो क्या हो जाएगी, उसी मीडियम में पुनः वापस चली जाएगी, उसी मीडियम में पुनः वापस चली जाएगी, और इस फिनोमेना को बोलेंगे टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन। बातें समझ में आ गई? कंफर्म है? ठीक है। अगर क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट एंगल, जो इंसिडेंट एंगल है उसका वैल्यू क्रिटिकल एंगल से अधिक कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पुनः उसी मीडियम में चली जाती है। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं भाई? टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन। बातें समझ में आ गई? इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं भाई, इसका डेफिनेशन लिखो तुम लोग। When the angle of incident is increasing from critical angle, then the refracted ray went to refracted ray goes to same medium, किसमें? जिसमें से आई थी, डेंसर मीडियम वाले में, ठीक है। सेम मीडियम, दिस फिनोमेना is known as totally internal रिफ्लेक्शन। ठीक है भाई, बना लो। इसका ये डेफिनेशन हो गया, कंफर्म है? इसका एक फिगर नीचे बना लेते हैं थोड़ा सा। आई का वैल्यू इस समय था, ठीक है, इस समय आई का वैल्यू क्या है? आर के बराबर है, ठीक है। अब इसी का दूसरा केस बना लेते हैं, थोड़ा सा नीचे बढ़ा करके। ये मान लो आई हो गया, अब ये इधर चला गया, कंफर्म है? राइट, टोटली इंटरनल। ये हो गया, ये हो गया, ये। अब ये इंसिडेंट रे क्या है? ये आई का वैल्यू है, तो आई इज ग्रेटर देन सी है। इस केस में ये वाला उधर चला गया ना, उसी मीडियम में। ये कौन सा मीडियम है? डेंसर। ये कौन सा है? रेयर। खत्म। बातें समझ भाई? टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन वो होता है जिसमें इंसिडेंट एंगल का वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल से अधिक कर दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए, इंक्रीजेज कर दिया जाए, तब जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सेम मीडियम में, जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, रिटर्न हो जाती है, चली जाती है। तो इस फिनोमेना को किस नाम से जानते हैं भाई? इस फिनोमेना को हम लोग टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। बातें समझ में आ गई? बस ये फिनोमेना है, ठीक है। ये कहानी अच्छे से करके बना लो।
कोई टेंशन नहीं होने वाला। अच्छा, इसके ये जो इसका एप्लीकेशन जो है, जैसे कभी कभी रोड पे चलते होगे, कभी कभी रोड पे चल रहे हो तो लगेगा कि आगे पानी है, लगता होगा कि आगे पानी है यार, थोड़ा देखें, लेकिन पानी रहता नहीं है। तो किस फिनोमेना का होता है? इसी फिनोमेना का होता है। टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण रोड पे हमें पानी का अनुभव होता है। ठीक है, बातें समझ में आ गई? पानी है वो आगे, लेकिन पानी रहता नहीं है। ये रिफ्लेक्शन क्या है भाई? ये टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक मिर्चिका की कहानी भी ऐसे ही है, उसको पढ़ लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटी चीज है कि इंटरनल टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमेना नहीं होती। क्यों? क्योंकि लाइट रे सेम मीडियम में चली जाती है और सेम मीडियम में चली जाती है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, पढ़ लेना। तो लास्ट में एप्लीकेशन में पढ़ा दूंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा इसमें। इतनी बातें समझ में आ गई? एप्लीकेशन बना के छोटी छोटी चीजें जो है इसके बारे में बता दूंगा, रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन के बारे में एक हेडिंग बना करके एप्लीकेशन पढ़ लेंगे। ठीक है ना? ओके, ध्यान रखना। थोड़ा अलग करते हैं भाई, थोड़ा अलग करते हैं, सबसे अलग करेंगे भाई, नो प्रॉब्लम। चलो अब देखते हैं थोड़ा लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है? ठीक है, लेंस, लेंस, व्हाट इज लेंस? लेंस क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ना कौन है हम लोग को? हम लोग को पढ़ना है स्फेरिकल लेंस। कौन सा पढ़ना है? स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस टू टाइप्स होते हैं, एक कन्वेक्स, दूसरा होता है कॉन्केव। ठीक है, और एक बेचारा होता है प्लेन लेंस। तो प्लेन लेंस जो होता है इसको क्लास 10 में पढ़ना ही नहीं है, इसलिए इसके बारे में जिक्र ही नहीं करेंगे हम। समझ आएगा? कितनों को लोग जिक्र ही नहीं करेंगे हम, आगे पढ़ेंगे 12th में इसको। जाओगे तो देख लेना, लेक्चर अच्छे से पढ़ाए रहेंगे, पक्का पढ़ाए रहेंगे भाई। चलो ठीक है, प्लेन लेंस के बारे में नहीं जानते हैं, पढ़ना है हमें स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस के दो टाइप्स होते हैं, एक कन्वेक्स, एक कॉन्केव। ठीक है, अब कैसे काम करता है वो देखेंगे। तो चलो भाई, इतनी बातें हो गई सबको। ठीक, गर्मी काफी हो रही है, बार बार कर रहा हूँ आप लोग के लिए, मैं बना रहा हूँ भाई, अच्छे से वीडियो बनेगा और अच्छे से इसको बैठ करके पढ़िए, कंफर्म है पूरी चीजें समझ में आएगी, पूरी चीज, कोई चीज मिसिंग नहीं होगी। ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस हो गया, एक कॉन्केव लेंस हो गया। तो लेंस होता क्या है भाई? अब इसके हिसाब से हम लोग लेंस का डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो कन्वेक्स होता है पहले समझ लेते हैं। जो कन्वेक्स होता है वो कुछ ऐसे बनता है, ठीक। जो कॉन्केव होता है वो ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है। तो इसमें थोड़ा सा इसका शेप साइज के आधार पर देखेंगे। देखो ये एक इंड पॉइंट है, एक इंड पॉइंट है। तो इसके इंड पॉइंट जो क्या है हमारा थीन है, ध्यान से देखो, और इसका मिडिल पार्ट क्या है? थिक है ना। इसमें ये क्या है? थिन है, ठीक है, सॉरी ये ठीक है और ये भी ठीक है, और मिडिल पार्ट क्या है? थिन है। तो इसके हिसाब से इसका डिफरेंशियल बना लेंगे, ठीक है, बना लेंगे। अब लेंस क्या होता है? लेंस का डिफरेंशियल क्या है? ठीक है, लेंस लेंस का डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं, डिफिनेशन इसका लिख लेते हैं। ये जो लेंस होता है इसका डिफिनेशन, मेन डिफिनेशन ऐसे पड़ेगा, जैसे ये ऐसे ऐसे भी बन जाता है ना, ऐसे बन जाता है। तो लेंस का डिफिनेशन पूरा पढ़ेंगे। ये जो प्लेन है ये प्लेन भी हो सकता है, और इसको बोलेंगे कर्व, और इसको क्या बोलेंगे? प्लेन, ठीक, या ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है। ये हमारा प्लेन है, ये कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व है, ठीक है। बातें समझ में आ गई? तो सिंपल सी बात है, ये क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ठीक है। यह एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोल लो, मीडियम बोल लो, कोई टेंशन नहीं है।
तो यह एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसके दोनों सरफेस जो या तो कर्व हो या एक सरफेस प्लेन और दूसरा कर्व हो, लेंस कहलाता है। बात समझ में आई? फिर से डेफिनेशन, ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम या ऐसा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिसके दोनों कर्व, दोनों सरफेस या तो कर्व हो या एक सरफेस प्लेन और दूसरा सरफेस कर्व हो, लेंस कहलाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब डिफिनेशन लिख लेते हैं, डिफिनेशन लिख लो। और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, which both surface are curve, or one surface is plane and other surface is, and other में second लिख लो, and second surface is curve is known as लेंस। बराबर, ठीक है, लेंस का ये हो गया लेंस। लेंस टू टाइप्स के होते हैं। एक प्लेन लेंस को हटा दो, वो पढ़ना ही नहीं है। कनकेव और कन्वेक्स के बारे में हमें पढ़ना है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो कनकेव और कन्वेक्स क्या है उसके बारे में देखते हैं। जैसे शेप साइड देख रहे हो अच्छे से, शेप साइड में क्या कहानी है? शेप साइड में जो जिसके थिन, जो एंड पॉइंट थिन हो और मिडिल पार्ट थिक हो, वो कहलाएगा कन्वेक्स। ठीक है, देखो शेप साइड क्या जाते बता देंगे डिफरेंस, पता हो जाएगा। ओके, हो गया? वीडियो पॉज करके अच्छे से उतार दिया करोगे, कोई टेंशन नहीं होने वाला। ओके, पहला कन्वेक्स, कनकेव और कन्वेक्स। ठीक है, पहला देख लेते हैं कनकेव कन्वेक्स लेंस। ठीक, इसका डिफिनेशन लिख लो भाई, लिख लो। अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल लेंस इन विच, ठीक है, द एंड्स part are thin and middle part is thick is known as convex lens। ठीक, फिगर ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? जल्दी बनाओ, बातें समझ में आ गई? इधर मिटा लेते हैं, इधर लिख लेते हैं कन्वेक्स। अरे कन्वेक्स तो हो गया, कनकेव क्या लिखना है? कनकेव। दूसरा पार्ट बना लेते हैं कनकेव। सेम डिफिनेशन रहेगा, जस्ट अपोजिट कर देना है। जहां पे थिन है वहां पे थिक, और जहां पे थिक है वहां पे थिन कर देना है। ठीक, अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल लेंस, a part of spherical lens
in which ओहो in which, ठीक है, in which the ends part are thick and middle part is thin, is known as concave lens. concave lens, ठीक है भाई। इसका फिगर ऐसे हो जाएगा, ये हो गया हमारा ठीक, नीचे वाला भी हो गया हमारा ठीक, बट बीच वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थिक। चलो बना लो, इतनी बातें हो गई, ठीक है। पूरा अच्छे से बना लो भाई, एकदम वीडियो पॉज करके अच्छे से लिखो, नो प्रॉब्लम्स, नो टेंशन, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। समस्या को मार दो गोली, देखा जाएगा। समस्याएं तो आती जाती रहेगी यार, स्वीकार कर लो समस्याओं को, एंजॉय करो। जिंदगी, बोला जाता है कि जिंदगी ही संघर्ष है, पक्का रियलिटी बात। संघर्ष करोगे, स्टूडेंट्स पढ़ाई का संघर्ष करता है, बिजनेसमैन अपने बिजनेस का संघर्ष करता है, हर कोई अपना अपना संघर्ष करता है, ठीक है। जो अच्छे से लगा रहता है सक्सेसफुल हो जाता है, जो नहीं लगा रहेगा नहीं हो पाएगा। बस ये कहानी है सक्सेस की। चलो इतनी बातें समझ में आ गई, हो गया। वीडियो पॉज करके पूरा लिख लिए, ओके। तो इतनी बातें सब समझ में आ गई होगी भाई। लेंस क्या है, लेंस के कैसे टॉपिक्स बने, क्या है, कैसे हुआ, डिफिनेशन क्या है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड जो डिफिनेशंस है, फोकस पॉइंट है, ऑप्टिकल सेंटर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसको मेन एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीजें पूरा का पूरा हम लोग अगले लेक्चर में पूरा करेंगे। बात समझ में जानेंगे, और रे कैसे चलती है वो भी जानेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन लेंस के थ्रू। अभी इंतजार करना है भाई, अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ेंगे, ठीक है। सबको पढ़ेंगे अच्छे से, एक एक चीज जानेंगे, उसके बाद मजा आएगा, ठीक है। ओके, तो इतनी बातें समझ में आ गई। और अच्छे से भाई बोलूंगा कि ठीक ढंग से पढ़ भाई, मन लगा के तरीके से, क्योंकि अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिया ना तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर एक बार ठीक ढंग से नहीं पढ़ा ना तो बार बार तुम्हें उसी चीज में आके रिपीटेशन करना पड़ेगा, बुक लेके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जय यमराज साहब आएंगे, यमराज साहब हम एग्जाम को बोल रहे हैं, यमराज साहब जब आएंगे तो वही समझ लो। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक ही बार पढ़ो, एकदम शिद्दत से पढ़ो, जानकारी पूरा ले लो, एकदम आराम से छापोगे, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, ओके। तो चलो पढ़ाई करते रहो और अच्छे से, मिलते हैं अगले लेक्चर में इसके स्पेसिफिक डिफिनेशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा, ओके।